फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल जो इतिहास के कालखंड का प्रथम क्रम माना जाता है और इस अगर कहा जाए कि मानव सभ्यता और संस्कृति के इतिहास का जो प्रथम चरण है, ये प्रागैतिहासिक काल ही कहा जाता है। और इस काल में जो उपकरण थे मोस्ट ऑफ वह पाषाण यानी कि पत्थर के बने होते थे और पाषाण उपकरण होने की वजह से इस कालखंड को आप पाषाण काल के भी संबोधित करते हैं। अब इस पाषाण काल का डिवाइडेशन या फिर इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो मानवीय सभ्यता है, उस मानवीय सभ्यता से इसका जो मानवीय सभ्यता के साथ इसका संबंध या इसका इनिशियल स्टेज से लेकर इसका अपवर्ड यानी कि इसका डेवलपमेंट होना, वो एक बड़ा इतिहास रहा है, एक बड़ा कालखंड रहा है। इस प्रागैतिहासिक काल को अगर हम बात करें, इतिहास का वो हिस्सा है जिसका अध्ययन हम केवल मात्र पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही करते हैं और पुरातात्विक स्रोत में यहाँ मिले उपकरण इस चीज़ को आपको डिनोट करते हैं। इन्हीं उपकरणों के आधार पर आप इस कालखंड का एक तरीके से डीपली स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानवीय इतिहास का जो अलग अलग स्टेज है, डेवलपमेंट की स्टेज है, इस डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में सर्वप्रथम जो बताने वाले थे वह नेल्सन नाम के विद्वान माने जाते हैं। और नेल्सन ने जनरली प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 4 चरणों में या 4 भागों में किया था। सबसे पहला तो इन्होंने बर्बर रूप था, जब मानव आदिमी हुआ करता था। मानव जब थोड़ा डेवलप होता है तो वह अपने आप को शिकार वाले कार्य में यानी कि शिकारी के रूप में स्थापित कर लेता है और इससे थोड़ा अपवर्ड यानी कि डेवलपमेंट होता है तो वह अपने आप को एज ए किसान यानी कि कृषक के रूप में स्थापित कर लेता है और जब और डेवलप हो जाता है जो वर्तमान अवस्था में वह सभ्य के रूप में डेवलपमेंट कर लेता है। लेकिन जो ये चारों स्टेज बताए गए हैं, ये जो चारों स्टेज है ये मानवीय विकास क्रम को प्रदर्शित करते हैं। यह है केवल मात्र मानवीय विकास क्रम को डिनोट करते हैं नेल्सन के ये जो 4 मत हैं। अब जब हम प्रागैतिहास की बात करें तो वहाँ पर मानवीय इतिहास के क्रम के साथ उस काल के जो कुछ पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। यानी कि उस समय की जो तकनीक है, जब तक हम उस तकनीक का अध्ययन नहीं करेंगे तो शायद ये मानवीय विकास क्रम कहीं न कहीं अधूरा प्रतीत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान और आगे आएंगे जिनका नाम क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन था और इन्होंने जनरली इस पाषाण काल या जो प्रागैतिहासिक काल था, इस प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन का डिवाइडेशन एक तरीके से मानवीय उपकरणों की तकनीक के आधार पे किया। और इस जब मानवीय उपकरण जनरली जिनका वह अपने मानवीय जीवन में यूज करते हैं तो वह इसको आगे जा इन उपकरणों को 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। और इसमें अगर हम कहें तो पहला जो है वह आपके पाषाण का जब मानव यूज करता है तो वह पाषाण काल हो गया। और आगे जब मानव और डेवलप अपने आप को करता है तो वह यहाँ पर तांबे का प्रयोग करता है तो ताम्र कांस्य काल हो गया। और फिर और अपने आप को वह बिल्डअप करता है तो ऐसी स्थिति में लोहे का वो प्रयोग करता है तो वह लोह काल हो गया। तो इस तरीके से सीजे थॉमसन ने ये डेवलपमेंट दिया। लेकिन ये केवल मात्र मानवीय उपकरणों के बारे में बात की जा रही थी। तो इसी को देखते हुए सीजे थॉमसन के एक साथी थे जिनका नाम था ल्यूबेक। और ल्यूबेक ने जो मानवीय अस्तित्व हैं उस मानवीय अस्तित्व को यानी कि मानवीय अस्तित्व के आधार पर जो प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है वह विभाजन इन्होंने 2 भागों में कर दिया। एक
जो काल था जिसे पूर्व पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल, यह जनरली आपके 2 कालखंड हो गए जो लुबेक द्वारा दिए गए 1863 में। यहाँ अब इस पाषाण काल में जो उपकरण थे वो बड़े हुआ करते थे, यानी कि मेगालिथिक बोल सकते हो आप इन्हें, और इस उत्तर पाषाण काल में बहुत माइक्रो साइज के हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं एक गैप, यानी कि पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच में एक बड़ा गैप डिनोट करने लगा, एक फील होने लगा कि एक साथ बड़े उपकरणों को छोड़कर मानव किस तरीके से एकदम छोटे उपकरणों में आ सकता है। तो ये कहीं कहीं उपकरणों का जो विकास क्रम है उसको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से गैप फील किया जाने लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई टाइमिंग जरूर हुआ करती होगी, वरना एक साथ इस कालखंड को आप इस तरीके से डिवाइडेड नहीं कर सकते। तो इसी के संदर्भ में सर्वप्रथम थॉमसन के और उनके जो साथी थे उन्होंने बीच में एक इनका मिडाइवल एज पीरियड को इनके द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया और इसका क्रेडिट मोस्ट ऑफ सीजे थॉमसन को ही जाता। तो सीजे थॉमसन ने सर्वप्रथम आपका जो ये पाषाण काल था या प्रागैतिहासिक काल था, इसको 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया। एक जो था पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा या अंतिम वह नवपाषाण काल। अब यहाँ पर इस मध्य पाषाण काल के बारे में थॉमसन ने जिक्र तो कर दिया, लेकिन इसको विद प्रूफ देने में वो लगभग असफल रहे। इसके लिए इसका जो पहली बार एक जो क्लेरिफिकेशन जो दिया वो ब्रिटिश एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था जॉन इवांस। जॉन इवांस, ये जो जॉन इवांस आए, जॉन इवांस ने ये कहा जाता है कि एक विशेष पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो ये गैप है, इस गैप का एक स्पष्टीकरण दिया, लेकिन वह भी इसको विद प्रूफ देने में असफल रहे। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर एक विद्वान आएंगे जिनका नाम था एडवर्ड पिएटे। एडवर्ड पिएटे आते हैं और एडवर्ड पिएटे यूरोप में एक संस्कृति या फिर कहें कि एक विशेष स्थल की खोज करते हैं यूरोप में, एजिलियन में, और इस संस्कृति को एजिलियन संस्कृति नाम दिया। और इस एजिलियन संस्कृति से मध्य पाषाण उपकरण के बारे में जानकारी मिलती है और इस वजह से इस एजिलियन संस्कृति को इसका प्रतीक मान दिया गया, यानी कि यह मध्य पाषाण काल का को रिप्रेजेंट करने लग गई, यानी कि उसको रिप्रेजेंट दिया गया। तो यानी कि एडवर्ड पिएटे सबूत के साथ इन चीज़ों को लाने में सफल रहे। अब इनके द्वारा जब ये इस तरीके का गैप कंप्लीट कर दिया गया तो फिर बाद में एक विद्वान पुरातत्वविद आते हैं जिनका नाम था गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने यहाँ पर इस का नामकरण किया, यानी कि जो एजिलियन संस्कृति थी, इस एजिलियन संस्कृति को जो नाम दिया गया वह मीजोलिथिक एज कह के संबोधित किया गया। और यही मीजोलिथिक, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कह के इसे संबोधित किया। तो इस तरीके से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें समझनी है, संस्कृति, उद्योग या उपकरण। अगर किसी स्थान पर हमें
कोई किसी प्रकार के उपकरण मिलते हैं तो आप उन्हें सामान्यतः एक तरीके से उपकरणों के रूप में संबोधित करोगे। लेकिन अगर यह उपकरण बड़ी एक तरीके से कहें कि बड़ी संख्या में उस एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के जब उपकरण मिलने लग जाते हैं तो आप उसे उपकरण समूह नाम दे देते हो। यानी कि पुरातात्विक लैंग्वेज में या रूप में उसे आप उपकरण समूह नाम दे सकते हो। और जब ये उपकरण समूह बड़े क्षेत्र में मिलने लग जाते हैं और कई प्रकार के उपकरण समूह उससे जब मिलने लग जाते हैं तो उस जगह को आप उद्योग कह सकते हो, जैसे मद्रास उद्योग। और जब ये उद्योग और भी विस्तृत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप उसे संस्कृति नाम दोगे, जैसे कि सोहन संस्कृति। यानी कि सबसे पहले उपकरण, किसी जगह पर उपकरण मिल रहा है तो कोई नॉर्मली सामान्य बात है, लेकिन जब अनेक उपकरणों के समूह हैं, वो उपकरण इस तरीके से मिलकर यहाँ पर मिलने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के उपकरण मिलने लग जाते हैं तो उपकरण समूह के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और जब ये उपकरण समूह आगे जाकर जब एक बड़े क्षेत्र में उपकरण समूह अलग अलग जो जिसे कहते हैं कि एक ही स्थान पर ये उपकरण समूह मिलने लग जाते हैं तो वो वहाँ पर उद्योग के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मद्रास उद्योग। और जब कई उद्योग भी अलग अलग बड़े क्षेत्र में मिलने लग जाते हैं तो वो एक संस्कृति का डिनोट करते हैं। तो ये एक सामान्य टर्मिनोलॉजी उसमें यूज की जाती है। ये तो बात हुई आपके सामान्य प्रागैतिहासिक काल की। आगे अगर हम बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक काल। अब भारत में प्रागैतिहासिक जो इतिहास है, अध्ययन है, उस अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है 1802 में। 1802 में क्या होता है कि एक विद्वान थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्राइमेज। और जो डॉक्टर फ्राइमेज थे, इन डॉक्टर फ्राइमेज को सर्वप्रथम इनको क्रेडिट जाता है प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज का। प्रागैतिहासिक उपकरण की खोज का क्रेडिट डॉक्टर फ्राइमेज को जाता है। और ये कहाँ पर खोजे गए, या फिर अगर हम बात करें इसके जो स्थल है वो स्थल हमें कहाँ पे मिले, तो अगर हम इस पर थोड़ा बात करें तो ये मिलते हैं आपको लिंगसुगुर। और ये लिंगसुगुर कहाँ पे आता है, आपके रायचूर। और रायचूर जो है आपके कर्नाटक। तो यहाँ पर आपको भारत का पहला प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण कालिक उपकरण मिलता है। आगे हम और इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फिर 1863 में एक विद्वान थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। अब रॉबर्ट ब्रूस को क्या माना जाता है कि जब फ्राइमेज द्वारा पाषाण उपकरण खोज लिए गए तो रॉबर्ट ब्रूस ने अब यहाँ पर बस्तियाँ यानी कि पाषाण कालीन जो बस्तियां हैं, इन बस्तियों को ढूंढने का जो क्रेडिट है वह पाषाणकालीन जो बस्तियां हैं, इन पाषाणकालीन बस्तियां जो प्राप्त हुई वह जनरली आपके मद्रास के पास जो जगह है जिसका नाम पलवरम से हमें पाषाणकालीन बस्तियों से एक तरीके से जो उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुआ वह हैंड-एक्स था। हैंड-एक्स यानी कि कुल्हाड़ियों के रूप में यहाँ पर हमें ये पाषाणकालीन बस्तियों से हैंड-एक्स प्राप्त होते हैं, जिसे एक तरीके से मद्रास उद्योग के रूप में आप नाम दे सकते हो। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2013 में। अब इस ब्रोसफुट को एक क्रेडिट और यहाँ पर हम देने को करेंगे कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
पाषाण कालीन जो उपकरण थे, इन पाषाण कालीन उपकरणों का वर्गीकरण किया था और इन्होंने लगभग इसके 78 वर्ग का निर्माण किया था। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आगे अगर हम भारत में और पाषाणकालीन उपकरणों का बात करें तो उसमें एक रचना आती है भारतीय प्रीहिस्टोरिक जो कल्चर है उसको लेकर, जिसका नाम था प्रीहिस्टोरिक इंडिया। और इस पुस्तक को जो लिखने वाले थे वह स्टुअर्ट पिगट। और इस पुस्तक की क्या विशेषता है अगर हम इस पर बात करें तो ये जो पुस्तक है इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक में जो पाषाणकालीन जो उपकरण थे उन पाषाणकालीन उपकरणों का विभाजन किया। जनरली इस पुस्तक में पाषाणकालीन जो उपकरण है उसको दो भागों में डिवाइडेड किया है। एक तो फलक प्रणाली के उपकरण और एक कोर प्रणाली के उपकरण। यहाँ पर जो फलक प्रणाली और कोर प्रणाली के उपकरण जनरली अगर बात करें तो इनमें बनावट में एक दूसरे की विरोधी माने जा सकते हैं। ये जो फलक प्रणाली के उपकरण हैं वो आपके नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं और कोर प्रणाली के जो उपकरण हैं वो आपको साउथ इंडिया में यहाँ पर मिलते हैं। क्या विशेषता मानी जाती है? फलक प्रणाली के जो उपकरण थे, फलक प्रणाली के यहाँ पर फलक प्रणाली के जो उपकरण थे उसको थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इससे जो पाषाण था, मुख्य जो पाषाण था, उस मुख्य पाषाण को जो छीलन होती थी, उस छीलन या चिपके होते थे से निर्मित होते थे। जबकि इस कोर प्रणाली के जो उपकरण थे वह मुख्य जो पाषाण से निर्मित होते थे। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ये जो उपकरण थे, जो फलक प्रणाली के उपकरण थे, वह एक तरीके से नदियों से घिसकर एक तरीके से उनके बार बार कटाव से ये उपकरण बनते थे और इन्हें पैबुल कहा जाता था। तो पैबुल उपकरण होते थे, तो इस वजह से इस फलक प्रणाली के उपकरणों को पैबुल संस्कृति। और ये पैबुल दो प्रकार के होते थे, चॉपर एंड चॉपिंग। तो इस वजह से इसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता था। और ये जो इसमें अगर हम बात करें इंडिया में, तो इस इंडिया में इस संस्कृति को जो डिनोट इसके सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर इसके पैबुल संस्कृति की चापर चेपिंग संस्कृति के उपकरण मिले हैं, यानी चापर चेपिंग मिले हैं, तो वह आपके सोहन नदी घाटी में मिले हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति के भी संबोधित किया गया है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं पाषाण निर्मित उपकरणों में, तो यहाँ पर जो उपकरण कोर प्रणाली से बने उपकरण थे वो कुल्हाड़ी यानी कि हैंडेक्स उपकरण मोस्ट ऑफ थे। और यह हैंडेक्स संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इन्हें क्या नाम दिया, कोर प्रणाली हैंडेक्स संस्कृति के रूप में जानी गई। और इसके जो केंद्र हैं, यानी कि ये जो जहाँ पर मिले हैं वह आपके मद्रास हैं, तो इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहा गया। मद्रासियन संस्कृति कहा गया। मद्रास के दो केंद्र इसके प्रमुख रूप से माने जाते हैं। एक तो है वदमदुरई और एक अतिरंपा।
रंपम। तो ये आपके भारत में प्रागैतिहासिक काल का कालखंड